नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, तस्वीरें खिंचवाने का शौक तो आपको, हमको, सबको है और साथ ही साथ उन तस्वीरों को आज के समय में सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर पोस्ट नहीं किया तो फिर क्या किया। आप जब अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं तो कुछ खास बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। जैसे आजकल आपसे जब कोई कहता है कि अपनी एक कोई पोज बनाइए तो आप क्या करते हैं? जनरली लोग विक्ट्री साइन बनाते हैं, इस तरीके का कोई साइन बनाते हैं। और आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक फ्रॉड जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है सिर्फ इसी वजह से। कारण क्या है कि आप इस तरीके की अपनी फ़ोटो, विक्ट्री साइन वाली फ़ोटो या इस तरीके की कोई फ़ोटो जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर रहे हैं तो जो फ्रॉड करने वाले लोग बैठे हैं वो आपके थंब का इम्प्रेशन लेकर उसे क्लोन करके कई सारे जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई सारे ठगी के मामले जो हैं सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपने कोई अपनी तस्वीर इस तरीके की पोस्ट की है जहां से आपका बेसिकली जो फिंगरप्रिंट है वो निकाला जा रहा है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिए, पोस्ट करिए, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं कहीं उससे आप ही तो नहीं रिस्क में आ रहे हैं। अस्थमा और एलर्जी के विषय में और बेहतर तरीके से जान पाएं और उसके प्रति और जागरूक हो पाएं। हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो जिसको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हो, आपके घर में कभी किसी को अस्थमा ना रहा हो, लेकिन उसकी इन सिम्टम्स की पहचान आपको करनी है। और इन सिम्टम्स की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं वो इस पे आपको तमाम जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि अस्थमा या एलर्जी से कैसे हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसे पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, इसी पर आज पूरी चर्चा करेंगे। तो इत्मीनान से हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो आइए कार्यक्रम में मिलकर स्वागत कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीबी भारती, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और सर के बारे में आपको बता दूं कि बिहार के जाने माने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट में उनका नाम आता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं कि अस्थमा, एलर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई ऐसा लगा कि इस बदलते समय में ये समस्या इतनी चैलेंजिंग हो जाएगी या इतने लोगों को अफेक्ट करेगी? देखिए, इसका जो इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है अस्थमा को, उसको लाइटली नहीं लेना है लाइफ में। जैसे देखा गया है कि बच्चों में ज़्यादा होता है अस्थमा की बीमारी, उसमें क्या होता है, इसका जो इंसिडेंस है 2% से 40% तक बच्चों में है और एडल्ट में थोड़ा कम होता है, 2 से 3%। ओवरऑल देखा जाए तो 5.5 करोड़ जो हमारे भारतीय लोग हैं इससे सफ़रर हैं, इससे इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें बहुत सारी बातें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। लोग को सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं कि अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और जो दवाइयों का जो मिसयूज है उसको रोकना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी जी, हम ये थोड़ा समझना चाहते हैं सर कि भारत में अगर हम स्थिति की बात करें तो किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं, या धूल या प्रदूषण का इस पर और कितना असर पड़ रहा है? देखिए, जैसा देखते हैं आप जो देखते हैं, खासकर हम जो जाड़े के जैसे ही जाड़ा ठंड स्टार्ट होती है, पॉल्यूशन की जब इंसिडेंस बढ़ता है, उस स्थिति में देखिए कि तो ब्रोंकियल अस्थमा, सांस की बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ठंड के कारण बहुत सारे जो ब्रोंकियल अस्थमा प्रेसिपिटेट कर जाता है और जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, उसमें जो टॉक्सिन गैसेस होती हैं उसके कारण जो म्यूकोसा है, जो एयरवे का, जो श्वास की नली का इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूजन हो जाती है, सिकुड़न हो जाती है, जिससे सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है। खासकर ठंड के समय वायरल इन्फेक्शन भी होता है जो एक प्रेसिपिटेट का काम करता है, वो उसके कारण ये अटैक बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है, एयर पॉल्यूशन, इंडोर पॉल्यूशन। तो इस सारे पॉल्यूशन के कारण ही ये इसका जो इंसिडेंस ऑफ प्रिवेलेंस है डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। जी, हम थोड़ा अब इसके लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं सर, क्योंकि आप खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इस वजह से भी हम समझना चाहते हैं कि समटाइम्स इसके लक्षण जो हैं लगता है कि किसी कार्डियक वाले इशू से रिलेटेड है क्या? तो कैसे बाइफरकेट करेंगे कि ये दोनों के लक्षण भले सामने से एक जैसे लगते हो लेकिन हैं अलग? देखिए, ये जो मैकेनिज्म है, दोनों में सांस लेने की तकलीफ होती है। जैसे या तो लंग का प्रॉब्लम है, फेफड़े का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, दोनों में समस्याएं सांस लेने की होती है।
तो इसमें बाइफरकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से किसी को हार्ट की बीमारी है, वाल्व की बीमारी है, मसल कमज़ोर है और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, तो अगर इसके कारण सांस फूलता है तो इसमें ये समझना चाहिए कि इसको कार्डियक आस्थमा है। इसमें खांसी की समस्या कम हो जाती है, कम रहती है यूजुअली। बट जो सांस वाली बीमारी है इसमें खासकर एपिसोडिक होती है। जो ब्रोंकियल आस्थमा है जो एपिसोडिक होती है, अचानक होती है, उसमें सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। अच्छा। और चेस्ट टाइटनेस होता है, छाती जकड़न लगता है और खांसी होती है। तो ये मेन सिम्टम होते हैं जिसमें रोंकाई बोलते हैं उसको, सीटी जैसी आवाज़ आना, खांसी होना, चेस्ट में जो जकड़न है, ये ब्रोंकियल आस्थमा की पहचान है। और ख़ासकर हार्ट वाले जो मरीज़ हैं उसमें यूजुअली देखा गया है या तो उसको चलने में तकलीफ़ होगा या रात के समय सोने के बाद उसको लेटने के बाद सांस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको समझना चाहिए कि ये हार्ट से रिलेटेड है। थोड़ा अब ये भी समझना चाहते हैं सर कि इसके सिम्टम्स जो हैं, अस्थमा की हम खास करके चर्चा कर रहे हैं, तो इसके सिम्टम्स कब से आने शुरू होते हैं? क्या एक बच्चे के साथ जब वो पैदा होता है उसके कुछ समय बाद ये समस्या शुरू होती है कि एक अडल्ट को भी अस्थमा का इशू हो सकता है? कभी भी हो सकता है ये समस्या। अच्छा। बच्चों में ज़्यादा होता है तो चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं। इसमें खासकर ऐसे लोग जिनमें मदर फादर को पहले से अस्थमा हो, उसको जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो ग्रुप है ज़्यादा कॉमन है वो एलर्जिक ग्रुप है, एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं, वो बच्चों में ज़्यादा होती है। एडल्ट में अस्थमा कभी भी हो सकती है किसी भी एज ग्रुप में। यानी ये जो सामान्य ट्रिगर्स हैं सर हमारे, जिसकी अभी हम अपने स्टोरी में चर्चा कर रहे थे, वो क्या सारी चीज़ें हैं जिसमें धूल, धुआं, मौसम, थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो ट्रिगर सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होता है जो अस्थमा में जो एयरवे डिजीज है उसमें इन्फ्लामेशन, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है। इन्फ्लामेशन माने उसमें सूजन आ जाती है और ट्रिगर फैक्टर ब्रोंकोस्पाज्म में कराता है, सिकुड़न हो जाती है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है मरीजों को, काहे कि अंदर हवा लेना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसमें काफ़ी जोर लगाता है मरीज। तो ये टिपिकल पहचान है अस्थमा का। जो कॉमन जो ट्रिगर्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे घर में अगर रहते हैं तो माइट्स हैं, जो आप किसी जानवर को पालते हैं उसके जो स्किन से जो मटेरियल निकल, वो एक फैक्टर है। अच्छा। पॉलेंस ग्रेन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कॉमन है। कोल्ड है, उसके अलावा काफ़ी जो कभी कभी खाने के प्रोडक्ट्स तो दे, किसी को मछली से, अंडे से एलर्जी होती है, स्किन में रैश आ जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, इससे भी हो सकती है। तो ये सब जो कॉमन ट्रिगर हैं, कभी कभी एक्सरसाइज से होती है, मानसिक तनाव से भी होती है, ये तो ट्रिगर का काम करती है। सर हम ये थोड़ा समझना चाहते हैं कि अस्थमा और एलर्जी क्या ये दो सेपरेट चीज़ें हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? देखिए दो तो एलर्जी में एक तो होगा कि स्किन में एलर्जी हुआ और केवल स्किन तक ही लिमिट रहा है, लेकिन कुछ एलर्जी वाली जो मामला है वो अगर लंग के एयरवे को इन्वॉल्व करते हैं जैसे तो कई सारे दोनों लोग साथ सुबह में हो जाते उठते हैं सर तो बहुत छींक रहे होते हैं। हाँ। तकरीबन 40-50 छींकें उनको लगातार आ रही होती हाँ, हैं। तो वो एक होता है, एक कभी कभी अपर एयरवे, साइनोसाइटिस, ये सब जो प्रॉब्लम है उसके साथ आजमा साथ में होती है। तो कभी कभी एयरवे, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या साइनोसाइटिस के साथ अस्थमा हो सकती है। यानी ये कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन सारे में नहीं होती है। कुछ कुछ लोगों में ऐसी होती है कि छींक के साथ ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक पड़े। ये सारा कॉम्बिनेशन एक साथ सारे मरीजों में नहीं मिलता है। थोड़ा ये समझना चाहते हैं सर कि जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे अभी हम अपने रिपोर्ट में भी ये देख रहे थे कि मौसम के परिवर्तन के साथ अस्थमा के मामले जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो क्या मौसम वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है अस्थमा के मरीज के लिए? और ख़ास करके ठंड के समय में तो आपने बात की कि जैसे कोल्ड है या उसके अलावा भी कुछ वायरल हो गया तो वो तो एक समस्या है, लेकिन हम मीनवाइल ये जानना चाहते हैं ख़ास करके कि ये गर्मियों के समय में किस तरीके से हो सकता जो है? ट्रिगर तो जानते हैं कि जैसे एक पॉलेंस ग्रेन जो है, जो फूलों की जो निकलती है उसमें पॉलेंस ग्रेन, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो जो कुछ कुछ फूल है जिससे एलर्जी है लोगों के उसके पॉलन से, तो कुछ कुछ मौसम में होते हैं तो उस समय उसका ये जो अटैक है ज़्यादा बढ़ेगा। ठंड के मौसम में खासकर अपर रिस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, उसके क्या हाइपर रिस्पॉन्सिव पॉल्यूशन, ये उसके कारण। तो मौसम के अनुसार जो ट्रिगर्स हैं, डिफरेंट ट्रिगर जो डिफरेंट मौसम में होते हैं उसके कारण उस समय उनको ज़्यादा अटैक होते हैं। किसी को बरसात के मौसम में होता है, किसी गर्मी का मौसम, ज़्यादातर लोगों को जाड़े के मौसम में होता है। जी, कई लोग ये शिकायत करते हैं सर कि धूप में निकल गए तो इस वजह से
अस्थमा का मामला बढ़ गया उनका, या सिर दर्द हुआ, एलर्जी नहीं हुई, बाहर और निकलते हैं, धूप मतलब कहीं बाहर गए, फील्ड में घूम रहे हैं, Expose वहाँ हुए। पर उनका पॉलन गए हैं, तो अदर अदर जो ट्रिगर्स वो होते हैं, जिसके कारण उनको लगता है कि धूप से हो रहा है। धूप से तो नहीं ऐसा नोन है, लेकिन उसको उनको ऐसा महसूस होता है, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं उस समय उनको अटैक बढ़ जाता है। कई बार हम वो भी देखते हैं सर कि लोग कहते हैं कि उनको एक समस्या आ गई अगर किसी ने बहुत कोई हार्ड परफ्यूम यूज कर लिया है हाँ तो। हाँ बिल्कुल, परफ्यूम में भी माइक्रो जो न्यूट्रिएंट उसमें जो मटेरियल होता है उसके कारण भी आजमा का अटैक पड़ता है। काफ़ी लोगों को होता है कि परफ्यूम से उनको ये आजमा का अटैक हो सकता है। अब थोड़ा ये डिटेल में समझना चाहते हैं सर कि अब इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, ये जो समस्या हमारे सामने है इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि निदान तो आप भी चर्चा कर रहे हैं शुरू से कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं, तो क्या मैनेजमेंट का तरीका होना चाहिए? जो मैनेजमेंट का तो बहुत सिंपल तरीका है। ये देखिए बहुत ही सीरियस बीमारी नहीं है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन बहुत सीरियस बीमारी नहीं है। जैसे कि ट्रिगर्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर जो एडवाइस करता है दवाइयाँ, खासकर इनहेलर, उसको रेगुलर यूज रखना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको रेगुलर लेना तो रेगुलर लेना है। लोगों में भ्रांति है कि इसको रेगुलर लेने से आदत बन जाएगी, ये बहुत बड़ा भ्रांति है। तीसरा चीज़ है कुछ जो वैक्सीनेशन है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, निमोकोकाई का वैक्सीन है, उसको लेने से वायरल इन्फेक्शन कम होता है, तो ट्रिगर का इफेक्ट कम होता है, ऐसा देखा गया है। उसके बाद जो आप ट्रिगर से दूर रहें, दवाइयाँ नियमित खाते रहें, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। जो आपको बार बार परेशानी है वो कम होगी। सर क्या लंबे समय तक अस्थमा रहने से हृदय पर कोई दबाव पड़ता है? देखिए अस्थमा और हार्ट डिजीज का कोई आपस में रिलेशन कोई रिलेशन नहीं है। क्या क्या होता है, कभी अस्थमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ हो, अदर कोमोर्बिडिटीज के साथ है, उसको अगर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो जाए तब उसका इफेक्ट दाहिने साइड के हार्ट पे पड़ता है। और अस्थमा के इलाज के जो तरीके हैं सर, उस पे अब हम थोड़ा आना चाहते हैं कि क्या खास तरीके हैं अस्थमा के इलाज के? क्या इनहेलर तो हम देखते हैं आमतौर पर लोग रखते हैं, लेकिन इसके अलावा लोग सबसे इम्पोर्टेंट इनहेलर क्यों बेनिफिशियल है टैबलेट के? हाँ, क्योंकि फास्ट समझना भी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने ये क्वेश्चन पूछा। बार बार ये मरीज भी पूछता है कि हमको इनहेलर मत लिखिए। हाँ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और है। आपने शुरू में भी एक बात कही कि क्या इनहेलर की आदत हो जाएगी? हाँ, ये इसमें थोड़ा इस विषय में विशेष इसलिए इम्पोर्टेंट काफी है। लोगों को गलत फहमी है कि इनहेलर लेने से आदत पड़ जाएगी। पहला तो एकदम ये गलत फहमी से दूर हो जाना चाहिए। दूसरा, जो इनहेलर है वो आपको डायरेक्ट लंग में उसकी जो दवाइयाँ सीधे लंग में पहुँचती हैं, फेफड़े में, या तुरंत मिनट्स में एक्शन करती है। टैबलेट का एक्शन काफ़ी समय के बाद आता है। दूसरा, इसका साइड इफेक्ट इनहेलर का कम होता है, क्योंकि जो माइक्रो डोज में दवाइयाँ रहती हैं, टैबलेट में हाई डोज में उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा, लंबे समय तक लेंगे। अगर इनहेलर का लेंगे तब साइड इफेक्ट कम होगा, क्योंकि वो लंग तक ही सीमित है, ब्लड में काफ़ी कम मात्रा में जा, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इनहेलर तो प्रायोरिटी है, नंबर 1 पे है। इसको रेगुलर है। और कुछ टैबलेट हैं, जैसे एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट हैं, और सारी दवाइयाँ, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, टैबलेट, वो सब लेनी चाहिए अगर सीवियर टाइप का अस्थमा है तब। जी जी सर, अभी आपने एलर्जी का फिर से जिक्र किया, तो हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि एलर्जी की जो दवाई है वो कितने समय तक ली जानी चाहिए? कई बार डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप इसे 15 दिन तक खाइए या 1 महीने तक लीजिए, लेकिन यूजुअली एलर्जी की दवाई का ड्यूरेशन कुछ खास है या नहीं? टोटल उनके एपिसोड पर डिपेंड है। अगर बार बार होता है रोज, तो क्या जीवन भर खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा देखा गया है कि लंबे समय दवाई ने कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। हाँ। और सर इनहेलर के उपयोग पे अभी हम बात कर रहे थे, तो हम समझना चाहते हैं कि कितना रैपिड होना चाहिए ये? कई बार लोगों की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो यूजुअली भी उसको बहुत यूज़ करने लगते हैं, ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, तो हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि क्या कुछ उसका भी टाइम लिमिट, कुछ ड्यूरेशन है? देखिए, डिपेंड है एपिसोड कितना उनको एपिसोड, कोई को मंथ में एक एपिसोड होता है, कोई को वीक में होता है, किसी को डेली सांस का तकलीफ होता है, तो उसके जिसको बहुत क्रॉनिक समस्या है सर, उसकी हम बात समझना चाहते हैं। जो लॉन्ग समय से उनको तो इनहेलर लेने में अगर तो और दूसरा माध्यम तो है नहीं, बेस्ट उनके लिए तो इनहेलर ही है।
काहे कि टैबलेट में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, इफ़ेक्ट कम आती है। इनहेलर तो वो दिन भर में 4 बार भी ले सकते हैं, डिपेंड है एपिसोड्स पे, उनको कितना सीवियर एपिसोड्स आते हैं और वो कैसा फील करता है। क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके उस पर ही डिपेंड है। अगर वो सांस की तकलीफ बनी रहेगी तो वो आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो काफ़ी इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसके कारण वो अपने रूटीन एक्टिविटी भी नहीं कर पाए तब। लेकिन इस समस्या में वो 4 बार आराम से ले सकता है। कभी कभी तो एक्यूट अटैक पड़ता है तो 2-2 घंटे पर हम सब उसको नेबुलाइज करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करके, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। अच्छा। ये सारी समस्या, तो ये सारी चीज डिपेंड है सिवियरिटी ऑफ आस्थमा पे। तो ये इम्पोर्टेंट है, 4 बार ले सकता है, कोई इसमें साइड इफेक्ट कम है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सोशल स्टिग्मा है ये कि लोग हमें क्या बोलेंगे। आपका अपना लाइफ इम्पोर्टेंट है, ये कि आप दूसरा क्या बोलता है उस पर मत जाइए। सर कई बार हमने छोटे बच्चों को देखा है कि उनका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल जो है या जीवन शैली सब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि उनको क्रॉनिक एस्थमा की समस्या रहती है। तो हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि क्या एस्थमेटिक लोग, खास करके जिनको समस्या क्रॉनिक है या बड़े स्तर पर है, क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से भी पूछ रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स कई बार बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरते हैं कि अगर वहाँ उसे अटैक आ गया और अभी वो मैनेज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, 6 साल का है, 7 साल का है और शायद उसे अभी इनहेलर भी ठीक तरीके से यूज ना करना आए। तो हम थोड़ा इस वजह से समझना चाहते हैं कि क्या सामान्य जीवन शैली एस्थमा पेशेंट्स की हो सकती है? देखिए अब देखना पड़ेगा, इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिगर जो बार बार बात आ रही है जी। ऐसा, उसमें ट्रिगर की पहचान होनी चाहिए, किस चीज़ से ज़्यादा बच्चे को अटैक कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि बच्चों का मामला है, बच्चे हैं जो इनहेलर तो उनको लेना बहुत काफ़ी मुश्किल है क्योंकि 70% लोगों को पता ही नहीं है कैसे लेना है। बच्चे में तो उनके लिए सिरप आती हैं, सिरप के रूप में दवाइयाँ आती हैं, उसको लेना चाहिए। कुछ टैबलेट फॉर्म में दवाइयाँ आती हैं, उसको लेना चाहिए। और ख़ासकर बच्चों में अगर वैक्सीनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ वैक्सीन है बार बार मैंने बोला था कि कुछ वायरल इन्फेक्शन बार बार होती हैं, इसके कारण ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। तो ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान चाहिए और स्पेशली डॉक्टर से मिलना चाहिए जो इसके खासकर बच्चों के जो अस्थमा होते हैं उसमें खासकर जो रोज़ अटैक पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मिलना चाहिए। जी जी। थोड़ा अब ये समझना चाहते हैं सर कि अगर अटैक आ गया तो तुरंत क्या करना चाहिए, जो सबसे पहला काम है जो हम कर सकते हैं? सबसे पहला काम है कि जो जहाँ पर आपको ट्रिगर से दूर चले जाइए, तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत इनहेलर लिया कीजिए। इनहेलर का इफेक्ट तो विदिन मिनट आता है, 2-3 मिनट में आ जाता है, तो तुरंत इनहेलर लें। अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो कभी कभी इमरजेंसी में ले जाएं, वहाँ ऑक्सीजन लगवाएं, नेबुलाइज करें, नेबुलाइजर रखें। नेबुलाइजर में बहुत आसान होता है सांस लेना। वो एक मशीन होती है, उसमें माइक्रो बबल जाते हैं, जो दवाइयाँ उसी के थ्रू जाती हैं, तो पेशेंट को काफ़ी रिलैक्स लगता है सांस लेना छोड़ना। तो ये सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। जी। घर में अगर बार बार अटैक हुए तो एक नेबुलाइजर मशीन रखनी चाहिए। मशीन रख सकते हैं कि इतना ज़्यादा सांस में तकलीफ होती है तो कभी इनहेलर नहीं ले सकते पेशेंट, तो एक स्पेस सेलर होता है, उसमें दवाइयाँ इनहेलर डाल के धीरे धीरे स्पेस सेलर से लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा नेबुलाइजेशन है। जी सर, हमारे पास 2 स्पेशल ग्रुप हमेशा होता है, एक बच्चों का और एक बुजुर्गों का। तो हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि दोनों को कैसे मैनेज किया जाए और दोनों के क्या तरीके होने चाहिए देखभाल के? देखिए दोनों में मैनेजमेंट का जो ट्रीटमेंट तो सेम ही है दोनों के लिए। एक बच्चों में ज़्यादातर एलर्जिक आजमा ज़्यादा होती है, साइनोसाइटिस और सारे साथ के अंदर ये जेनेटिक, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही भेज के उससे मैनेज कराना चाहिए, खासकर जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं जो आस्थमा के जी। और उनमें जो मेन है कि दवाइयाँ बच्चा कैसे ले पा रहा है, इनहेलर का यूज कैसे कर पा रहा है, अच्छे से कर पा रहा है नहीं, उसमें ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए। कारण मैंने बोला कि 70% लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे लेना चाहिए इनहेलर, अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाते हैं, न सीखना चाहते हैं। अगर अच्छे से वो करें तो उनको ये सब परेशानियाँ से दूर रहना पड़ेगा। और ओल्ड एज वाले में तो दवाइयाँ तो सेम ही हैं दोनों ग्रुप में। बच्चों में एलर्जिक वाली ज़्यादा हैं तो उसमें ज़्यादा रोल होता है, जो एलर्जी निकाय जितने भी केमिकल मेडिएटर्स निकलते हैं उसके अगेंस्ट में काम करने, तो उसमें उसका रोल ज़्यादा है, साइनोसाइटिस। तो ये सब दवाइयाँ का रोल बच्चों में ज़्यादा है और एडल्ट में जो डिपेंड होता है तो उसमें एलर्जेंस वाले कम होते हैं, जेनेटिक फैक्टर कम होता है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों में एंटी इन्फ्लामेटरी या ब्रोंकोडायलेटर का ही रोल है।
सर अब बात जीवन शैली की करते हैं, तो अस्थमा के मरीजों के लिए किस तरीके की जीवन शैली जो है वो फायदेमंद है? साथ ही हम थोड़ा ये भी जानना चाहते हैं कि क्या व्यायाम या योग जो है वो अस्थमा के मरीजों में मददगार साबित होता है? देखिए, ऐसा तो बहुत स्टडी नहीं है योगा का आसमा के साथ और एक्सरसाइज का, लेकिन डेफिनेटली मैंने बोला कि एक स्टिमुलेंट, एक एक्सरसाइज भी होता है। एक्सरसाइज से किसी को आसमा ज़्यादा अटैक पड़ता है तो ऐसे लोगों को तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। किसी किसी को जो मेंटल स्ट्रेस से कभी कभी जो अस्थमा प्रिसिपिटेट करता है उनमें ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों के लिए तो डेफिनेटली योगा काफ़ी फायदेमंद होगा। खासकर अनुलोम विलोम और चेस्ट का एक्सरसाइज ऐसे लोगों में काफ़ी फायदेमंद होगा, खासकर जिनको स्ट्रेस इंड्यूस अस्थमा होता है, अटैक पड़ता है, तो इसका रोल है। हम ये भी एक सवाल आ रहा है सर बार बार कि कोई भी इस तरीके की खास करके जो समस्या होती है जो अपने आप में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन वो आपके जीवन के साथ ताउम्र चलती है, उसके साथ कुछ गलत फहमियाँ भी जुड़ जाती हैं, कुछ मिथ जो है जो उससे एसोसिएट हो जाता है। तो थोड़ा ये समझना चाहते हैं हम और हमारे दर्शक भी कि अस्थमा के जो मरीज़ हैं या अस्थमा से संबंधित कौन कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो बड़ी प्रचलित हैं। जैसे जैसे आपको जैसे क्रोनिक डिजीज में जो कॉमन है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब जो बीमारी उसी तरह का अस्थमा भी है। तो इसमें जो सबसे बड़ा गलतफहमी जो लोगों में है कि हम दवाइयाँ क्यों खाएं, एक पहले सबसे बड़ी गलतफहमी, जब अटैक पड़ेगा तब खाएंगे दवाई, ऐसे नहीं खाएंगे। तो ऐसा में क्या होता है कि उनको बहुत सीरियस कभी कभी हो सकते हैं ऐसे मरीज जो ये एडवाइस नहीं मानते हैं, काहे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग अब ब्रोंकोडायलेटर का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा कि बोलते हैं कि हम टैबलेट हमको लिखिए, जब टैबलेट हम इनहेलर नहीं लेंगे, ये तो एकदम बिल्कुल ही गलत है। ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं जो इनहेलर नहीं यूज करते हैं। जैसे कि जो खाते हैं दवाइयाँ उसका साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं, जैसे ट्रेमर होना, घबराहट होना, पाल्पिटेशन होना, वो ओरल ड्रग का ज़्यादा साइड इफेक्ट है। अगर वो इनहेलर से लेंगे तो साइड इफेक्ट काफ़ी कम है। लॉन्ग टर्म जो स्टेरॉइड लेंगे उसका साइड इफेक्ट काफ़ी है, जैसे डायबिटीज़ हो जाना बहुत कॉमन साइड है, कैटरेक्ट हो जाना ना, इम्यूनिटी कम होना, इन्फेक्शन हो जाना, शरीर मोटा हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, जो अपने से जो दवाइयाँ लेते हैं, बहुत ऑन काउंटर दवाइयाँ खुद जाके ले लेते हैं मरीज़, और उनको स्टेरॉइड से इतना फ़ायदा होता है कि अब दूसरे दवाई काम ही नहीं करती उनमें। तो ऐसे मरीज जो है तो बाद में काफ़ी, लेकिन लंबे समय स्टेरॉइड का तो बड़ा बुरा असर कोमोर्बिडिटी उनमें हमेशा परेशानी होने की संभावना जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा है। ये बहुत ही कॉमन है, खासकर बिहार में लोग ऑन काउंटर ओवर द काउंटर जाकर दवाई खरीद लेते हैं। स्टेरॉइड लेने के बाद तो काफ़ी अच्छा फील करते हैं, लेकिन अब लंबे समय लॉन्ग रन में साइड इफेक्टिव नहीं है। सर हम ये भी थोड़ा समझना चाहते हैं कि डॉक्टर से कितने अंतराल पे मिलना चाहिए अस्थमा के पेशेंट्स को यूजुअली? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से रोज मिलना है, जब आपको एक बार डॉक्टर जैसा एडवाइस करा उसको फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि जिसको रोज बहुत ज़्यादा अटैक वाले हैं उनको तीन महीने पर तो मिलना चाहिए, जिनको कभी कभी होता है तो 6 मंथली मिलना चाहिए, जिनको ओकेजनली कभी ईयर्स में एक बार होता है तो साल में एक बार मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि समस्या बड़ी ना हो जाए। समस्या का निदान तो डॉक्टर के पास है। अगर वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ये करते हैं तो साइड इफेक्ट ज़्यादा है। सर शुरू में भी हमने चर्चा की थी प्रदूषण की, जिसमें आपने मुख्यतः इस बात पे बार बार एम्फेसिस भी डाला, कहा भी कि वायु प्रदूषण के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हम ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि अस्थमा में वायु प्रदूषण का क्या असर पड़ा है, या आम तौर पर भी वायु प्रदूषण की वजह से किस किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो सांस संबंधित हो रही हैं? देखिए, जो पॉल्यूशन एक मेजर रिस्क फैक्टर के रूप में उभर रहा है, खासकर बड़े मेट्रो टाउन्स में, इवन छोटे टाउन्स में भी, जहाँ अब पॉल्यूशन के कारण जो सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसमें एक ब्रोंकियल अस्थमा है, COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ये तीसरा हार्ट की बीमारियां ही बहुत होती है, हार्ट अटैक, ये सब की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं एक मेजर रिस्क फैक्टर के रूप में है। अच्छा। जब भी अब पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी मेट्रो टाउन में, उस समय इसकी जो समस्याएं हैं सांस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ब्रोंकियल अटैक्स जो होते हैं, वो COPD के जो अटैक्स हैं, इन्फेक्शन, तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। उसमें जहरीली गैस की मात्रा बढ़ जाती है पॉल्यूशन के कारण। वो सब जो है इसके
सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, आपकी जो श्वास की नलियां हैं जिसके कारण उनको बार बार श्वास की परेशानी होने लगती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। एक पर्टिकुलर समय में जब पॉल्यूशन ज़्यादा होती है तो उस समय देखिएगा इमरजेंसी में सांस के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है सर कि अब जिस तरीके की सिचुएशन है, जैसे हमारे बिहार में भी लगातार मेट्रो का भी काम चल रहा है और पटना में खास करके, और पोल्यूशन और AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो लगातार ख़राब हो रहा है, तो मुझे लगता है मास्क लगाने की ज़रूरत है, खासकर उन सारे एरियाज़ में जहाँ पे प्रदूषण के ज़्यादा है। ये डेफिनेटली मास्क जो कुछ कंडीशन में काफ़ी हेल्प। मास्क को तो मुझे लगता है अब हैबिट बना लेना चाहिए सर। उस समय जब पॉल्यूशन होता है उस समय मास्क लगा के चलने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। हम थोड़ा एक और बड़ा ज़रूरी सवाल है सर कि कोविड-19 के बाद अस्थमा के मरीजों को खासकर कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, जब कोविड आया था जब तो एक टाइप का जो निमोनिया पैदा करता था जिसमें डैमेज बहुत कम हुआ है लंग का, लेकिन कुछ परसेंटेज में जो परमानेंट डैमेज हो गए हैं, जब फाइब्रोसिस हो गई है और तो उसमें जो रिस्पायरेटरी रिजर्व काफ़ी कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों में परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। थोड़ा सा भी ब्रोंकेल अस्थमा पहले से था, उनमें थोड़ा सा भी प्रिसिपिटेशन होता है, अटैक पड़ता है, तो उसमें सांस की परेशानी ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ लोगों में, खासकर बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों को जिसमें कोविड में परमानेंट डैमेज हो गया है लंग का, उनमें तो श्वास की समस्याएं, इस तरह से रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा होने, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्पेयर्ड हो गई है, चलने में बहुत कम दूर चलने पर उनका सांस फूलने लगता है, ये सब समस्याएं रह गई हैं कुछ लोगों में। सर, अंत में एक मैसेज आपसे जानना चाहेंगे अस्थमा एंड एलर्जी अवेयरनेस मंथ के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जो अस्थमा है, जो क्यूरेबल तो नहीं है लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा जो मिथ है कि इन्हेलर नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा मिथ है। इन्हेलर लेना चाहिए, सारे लोगों को लेना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार लेना चाहिए। तीसरा जी, आपको जिस चीज़ से जैसे एयर पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। इंडोर में जैसे माइट्स होते हैं, जो बिछावना उसको क्लीन रखें आप, जिससे अटैक कम होने की संभावना है। कुछ दवाइयाँ जो डॉक्टर जैसा एडवाइस करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी या ब्रोंकोडायलेटर, जिनको बार बार अटैक होता है उनको रोज़ लेनी चाहिए। जिनको बहुत कम अटैक होता है तो ऑफ एंड ऑन लेनी चाहिए। ये समझो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अचानक दवाइयाँ एकदम छोड़ देने से अचानक बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है अटैक का, ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक का, और आप कभी सीरियस हो सकते हैं। जी। सर, आपने आज के दिन इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और ख़ास करके अस्थमा और एलर्जी के बारे में इतने डिटेल में हमने आज चर्चा की। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह बिहार बिहान लेकर हम वापस स्टूडियोज आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।